हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। आज हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए जो लास्ट एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेजरली जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने के लिए। तो मेरा नाम है मानवी तायल एंड यहाँ पर आज हम लोग बीएफएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में आपको मॉड्यूल ए के लिए 2 क्लासेस दूंगी मैं मैराथन में, एक रिकॉर्डेड और एक लाइव रहेगी। मॉड्यूल बी से हम केवल लाइव क्लासेस करेंगे। तो हमारे पास में 2 क्लासेस मॉड्यूल बी की रहेंगी, मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी की एक क्लास और देन फाइनल मैराथन। एंड कोशिश ये रहेगी मेरी कि आप 60 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाओ। और उसी लेवल की केस स्टडीज भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। उन केस स्टडीज को बिल्कुल स्किप मत कर जाना। रिपीटेड केस स्टडीज मैंने कराई है जो आपकी साल दर साल रिपीट हो रही हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो करंट फेमा गाइडलाइंस हैं हमारे रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग बाय ऑथराइज्ड डीलर्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इनमें से कौन सी करेक्ट रहेगी? तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिलीज किए जाते हैं ओनली अप टू $50,000। और कोई भी एक्सेस अगर आपको करनी है तो आरबीआई से अप्रूवल चाहिए। अगर बाहर पढ़ने जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्ट्रिक्टली कैप्ड है $250,000 पर। और रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको केवल मैक्सिमम इतना ही ले जा सकते हो। कितना? $250,000। ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं वो रिलीज कर सकते हैं 2,50,000 तक पर फाइनेंशियल ईयर मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडीज के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें एस्टिमेट की तब जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पर अमाउंट एक्सीड कर रही है $250,000 तो आपको ये एस्टिमेट डॉक्टर से या हॉस्पिटल से लेना होगा या जो ओवरसीज यूनिवर्सिटी है अगर आप बाहर पढ़ रहे हो। थर्ड बोल रहे हैं फोर्थ, देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन अब्रॉड प्रोवाइडेड कि जो इंडिविजुअल हैं इनके पास एक वैलिड पासपोर्ट है। तो आपसे ये क्या पूछा गया? आपसे सीधा सीधा फेमा की गाइडलाइंस पूछी गई है कि कितना आप मैक्सिमम एलआरएस के अंडर लेकर जा सकते हो। तो आंसर क्या होना चाहिए? यूएसडी 2,50,000। अब ये बोल रहे हैं कि अगर उससे ज्यादा लेकर जाना है तो फिर यहाँ पर अगर स्टडीज के लिए लेकर जाना है तो जो यूनिवर्सिटी है वो एक एस्टिमेट देगी। और अगर आपको ये पैसा लेकर जाना है हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए तो या तो डॉक्टर या तो जो आपका हॉस्पिटल रहेगा वो ये एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को बोल रहा है कि आप $2,50,000 तक पर फाइनेंशियल ईयर ले जा सकते हो। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं वो रिलीज करेंगे फॉरेक्स एक्सीडिंग 2,50,000 based on the estimate from a doctor in India or a hospital or doctor abroad। स्टडीज अगर बाहर करनी है तो सिमिलरली यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन या अब्रॉड से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे अगर $2,50,000 से ज्यादा पैसा चाहिए। जनरल रूल में विद इन द लिमिट अगर आप अमाउंट लेकर जा रहे हो पर फाइनेंशियल ईयर पर हेड यहाँ पर $2,50,000 जो है वो अलाउ किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक क्या करेंगे? वो आपसे केवाईसी या पर्पस प्रूफ चाहते हैं ड्यू डिलीजेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? तो आपको पता होना चाहिए कि करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस कौन से हैं और कैपिटल अकाउंट कौन से हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होते हैं लेकिन करेंट अकाउंट आपके लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन है जो कि आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज को ऑल्टर कर देते हैं। ऑल्टर मीनिंग चेंज कर देते हैं, जिसमें कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी आएंगी। और ये आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अच्छा, मीनिंग यहाँ पर या तो कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया में रहता है लेकिन वो एक आउटसाइडर है। एक फिर बोल रहे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे ट्रेड पेमेंट्स हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, इसमें आएगा। फिर बोल रहे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहती हैं जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिटेड होती हैं। फिर बोल रहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में केवल और केवल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वेयर एज अगर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस की बात करें तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आपके वो हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बात करता है
कि अगर मान लो एसेट्स या लायबिलिटीज, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी, तो वो सब आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। और हमारे पास फेमा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या इंडिया में करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स तो आपके यूं ही अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट करोगे तो वो पार्शियली यहाँ पर आपके लिए परमिटेड है, पार्शियली नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में अगर एसेट्स या लायबिलिटीज हैं तो वो चेंज हो जाती हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी बाहर खरीदी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करी। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर जो भी आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अलावा बचे हुए ट्रांजेक्शन्स, जैसे फॉरेन ट्रेड से रिगार्डिंग आपने कोई यहाँ पर पेमेंट्स की हैं, इंटरेस्ट पे करा है, नेट इनकम इन्वेस्टमेंट से मिल रही है, रेमिटेंसेस यहाँ पर मिल रही हैं फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन, तो ये सभी चीजें हमारी यहाँ पर, या फॉरेन ट्रैवल, मेडिकल एजुकेशन के लिए, तो ये सब हमारे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following conditions characterize a resident but not ordinarily resident regarding what, for income tax purposes in India। तो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास में RNOR है, ठीक है, वो अगर स्टेटस देना है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रू है। A person who has been a non-resident in India in 9 out of 10 previous financial years preceding that year. A person who has been in India for a period of 729 days or less during the 7 previous financial years preceding that year. An Indian citizen or person of Indian origin with total income other than foreign sources exceeding 15 lakh who has been in India for 120 days or more but less than 182 days in the previous year और एनी ऑफ द अबव कंडीशन। तो आपको बताने कि एक ऐसा इंसान जो रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है, तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जैसे आप और मैं हो गए, लेकिन अगर एक RNOR की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए कोई भी एक कंडीशन इनको फुलफिल करनी है, जैसे 10 में से ये 9 साल जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में यहाँ पर नॉन रेजिडेंट रहे, या फिर यहाँ पर अगर बात करें 729 डेज के लिए ये इंडिया में थे या लेस थे इन 7 प्रीवियस ईयर्स। एक न्यू अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया कि जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनकी टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है और ये इंडिया विजिट कर रहे हैं 128 डेज के लिए या फिर यहाँ पर ज्यादा के लिए लेकिन 182 डेज से कम, तो भी ये यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये एक RNOR बन जाएंगे। ओके, डीम्ड रेजिडेंट के लिए हम आगे देखते हैं। तो under section 61A of Income Tax Act, an individual is considered a deemed resident of India if they are Indian citizens and their global income exceeds $10,000. They are an Indian citizen, their total income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees and they are not liable to tax in any other country or territory. They are persons of Indian origin staying in India for more than 365 और they are a foreign citizens working in Indian consulate। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डीम्ड रेजिडेंट हम किसको मानते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाता है। जो भी हमारे पास में फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर बोला गया कि अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन साथ में इनकी इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा की है और ये यहाँ पर किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो ये डीम्ड सिटीजन रेजिडेंट माने जाएंगे और इनको हम हमेशा यहाँ पर RNOR की तरह ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट्स। ना NRE, FCNR, NRO, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट हो रहे अकाउंट में वो रिस्ट्रिक्टेड है केवल लोकल फंड्स के लिए, मीनिंग केवल लोकल फंड्स ही इस अकाउंट में पैसे जो हैं वो डाले जा सकते हैं, डिपॉजिट किए जा सकते हैं। दूसरा बोल रहे जॉइंट अकाउंट्स परमिट किए जाते हैं विद अ रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव ऑन एन आइदर और सर्वाइवर बेसिस। तीसरा बोल रहे फंड जो हेल्ड किए हैं NRE अकाउंट्स में ये फुल्ली रिपार्टेबल हैं, इंटरेस्ट इनकम जो है वो अर्न की गई है उसको हमने एग्जाम करा है इनकम टैक्स से, या फिर परमिसिबल डेबिट्स रिस्ट्रिक्टेड है केवल लोकल पेमेंट और इन्हें इन्वेस्टमेंट पे यूज नहीं कर सकते। देखो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यहाँ पर खोला जा रहा है, वो एक्सटर्नल अकाउंट खोला क्यों जा रहा है, ये अकाउंट उन लोगों के लिए खोला जा रहा है जो बाहर इंडिया से रहते हैं और अपना पैसा इंडिया में सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा पैसा ये यहाँ पर रिपार्टेबल होता है, मीनिंग विड्रॉ कर सकते हैं
मान लो लंदन में रह रहा है कोई पर्सन और उन्होंने अपना पैसा सारा यहाँ पर इंडिया में भेजा एनआरई अकाउंट में, ठीक है, तो इंडिया को तो यहाँ पर यूरोस मिल रहे हैं या पाउंड्स मिल रहे हैं, तो इंडिया की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो बढ़ गए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है इन अकाउंट्स में ये फुल्ली रिपार्टिएबल हैं। टैक्स यहाँ पर अगर बात करें तो जो इंटरेस्ट अर्न किया है हमारा वो इनकम टैक्स से बाहर है, एग्जाम्प्टेड है। अगर यहाँ पर कोई एनआरआई या पीआईओ के साथ उन्होंने ये अकाउंट होल्ड कर रखा है तो वो भी अलाउड है, लेकिन ये केवल कोई रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, ओनली ऑन अ फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, अगर कोई भी एनआरई एफसीएनआर डिपॉजिट्स हैं तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है regarding non-resident ordinary accounts, what is the current limit for repatriation of funds by NRI or PIO per financial year? तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट यहाँ पर ऑर्डिनरी अकाउंट है तो उसमें क्या करेंट लिमिट है ये हमसे पूछा गया है। तो रिपार्टिएशन परमिटेड नहीं है, $2,50,000 तक पर फाइनेंशियल ईयर अलाउड है, $1 मिलियन तक यहाँ पर पर फाइनेंशियल ईयर अलाउड है लेजिटिमेट पर्पस के लिए या फिर अनलिमिटेड। सबसे पहले एनआरओ अकाउंट किसके लिए खोला जाता है? समवन हु इज एन एनआरआई, बट यहाँ पर जैसे इंडिया से मान लो वो रेंट इनकम अर्न कर रही हैं या उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी जिसके थ्रू इनको डिविडेंड पेमेंट्स या फिर मान लो कोई फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल रखा था तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर कोई बैलेंस है हमारे एनआरओ अकाउंट में जैसे करेंट अकाउंट इनकम हो गई, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, कैपिटल रिसिप्ट, तो ये जनरली हमारे नॉन रिपार्टिएबल हैं, पहली चीज। दूसरी, $1 मिलियन तक आप एक एनआरआई या पीआईओ जो है वो यहाँ पर रिपार्टिएशन कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर फॉर बोनाफाइड पर्पसेस, और फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा 15 CA या फिर 15 CB ताकि टैक्स क्लियरेंसेस यहाँ पर मिले, ठीक है। As per RBI circular dated June 6, 2019 regarding the Basel III framework on liquidity standards and leverage ratio, मिनिमम लेवरेज रेशियो बताना है जो कि हमारे डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए है और अदर बैंक्स के लिए। तो 3.5% ये बोल रहे हैं डीसिप्स के लिए और 3% अदर बैंक्स के लिए है, 4% डीसिप्स के लिए, 3.5% अदर बैंक्स के लिए है, 4.5% डीसिप्स के लिए, 4% अदर बैंक्स के लिए है, या फिर 3% बाकी सभी बैंक्स के लिए है। तो देखो यहाँ पर डीसिप्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इंडिया में कौन कौन से हैं? एसबीआई है, फिर एचडीएफसी है और देन आईसीआईसीआई बैंक है, राइट। तो यहाँ पर इन बैंक्स को क्या बोला जाता है? टू इम्पोर्टेंट टू फॉल। अगर ये गिर गए तो मानो कंट्री की इकोनॉमी ही डूब जानी है, ठीक है, इवन ये ग्लोबल लेवल को भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिनिमम लेवरेज रेशियो इनको तो 4% रखना है, बाकी बैंक को 3.5%। और बाजल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्होंने बोला है कि ग्लोबल मिनिमम 3% हमें मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेनिफिशियरी ने एक ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर रिसीव किया है फ्रॉम अ बायर। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्या रिसीव किया है? लेटर ऑफ क्रेडिट। किससे? किसी बायर से, to open another LC in favor of a supplier to procure goods for the same export order. What is this type of LC called? क्या हुआ? हमारे पास एक सप्लायर है, एक यहाँ पर बायर है। अब ये बोल रहे हैं कि एक ओरिजिनल हमारे पास में लेटर ऑफ क्रेडिट था जो कि बायर से रिसीव हुआ है, ठीक है, ताकि यहाँ पर सप्लायर के लिए एक एलसी ओपन किया जा सके। क्यों? ताकि ये सप्लायर जो है रॉ मटेरियल या फिर जो भी इनको यहाँ पर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स क्रिएट करने हैं वो ये कर बायर को बेच पाए, ठीक है। और ये सेम एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हो रही हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा वाला आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बनेगा? ट्रांसफरेबल, बैक टू बैक, स्टैंड बाय या फिर रेड क्लॉज एलसी। तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर कौन सा वाला? बैक टू बैक, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है ओरिजिनल एक्सपोर्ट एलसी की वो देखेंगे टर्म सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द प्राइस लोअर इन सेकंड एलसी, ठीक है। ट्रांसफरेबल में क्या होता है? एलसी राइट्स हमने ट्रांसफर कर दी सेकंड बेनिफिशियरी को, एक न्यू एलसी यहाँ पर नहीं खोली जाती है। स्टैंड बाय एलसी यहाँ पर एक गारंटी की तरह काम करती है। देखो स्टैंड बाय एलसी का क्या कॉन्सेप्ट है कि यूएस में ना लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर गारंटी दी जाती है। अब वो जो गारंटीज दी जाती हैं उनको हम यहाँ पर स्टैंड बाय एलसी को बोलते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर हमारे लिए गारंटी की तरह काम करेंगी।
बैक टू बैक एलसी में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा कि बायर ने अपने लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया, उसके बेसिस पर सप्लायर के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया ताकि सप्लायर यहाँ पर अपने लिए फाइनेंसिंग अवेल कर पाए। ओके, ट्रांसफरेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और एलसी जो है वो नहीं खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements accurately describe the function of a bill of lading in international trade? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भाई बिल ऑफ लेडिंग जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। पहला बोल रहे हैं कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ इंश्योरेंस फॉर द गुड्स, दूसरा बोल रहे हैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर काम करता है ऑफ टाइटल टू द गुड्स, अ रिसिप्ट फॉर गुड्स शिप्ड एंड एविडेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको ड्रॉ करते हैं एक्सपोर्टर ऑन द इंपोर्टर। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ होराइजन है इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अब हमें बताना है कि जो बिल ऑफ लेडिंग है वो क्या होता है। देखो, बिल ऑफ लेडिंग हमारा किससे रिलेटेड होता है, या तो हमने शिपिंग की है जब गुड्स की, ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय फ्लाइट कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि एक टाइटल ऑफ गुड्स की तरह काम कर रही है। तो हमारे पास में तीन मेन फंक्शन ये परफॉर्म करेगी। सबसे पहले एक रिसिप्ट की तरह काम करेगी कि भाई गुड्स जो है वो हमारे कैरियर ने रिसीव कर लिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है बाय एंडोर्सिंग द बिल ऑफ लेडिंग। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर्स में एविडेंस दिया गया है कि भाई शिपर और कैरियर के बीच में एक, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एज अ शिपर कैरियर को बोला कि भाई सामान तुमको पहुंचाना है और एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रही है। तो बिल ऑफ लेडिंग हमारे तीन फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपने ऑप्शंस पढ़े हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास में अमेरिकन और यूरोपियन दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि इनके बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। पहला बोल रहे हैं अमेरिकन ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं हम डॉलर्स में केवल, जबकि यूरोपियन ऑप्शन जो हैं उनको यूरोज में भी ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा बोल रहे हैं अमेरिकन ऑप्शंस जो हैं उनको किसी भी टाइम या फिर ऑन डिलीवरी या बिफोर द एक्सपायरी एक्सरसाइज किया जा सकता है, जबकि यूरोपियन ऑप्शंस जो हैं वो केवल और केवल एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किए जाते हैं। फिर बोल रहे हैं यूरोपियन ऑप्शंस के पास हायर प्रीमियम होता है देन अमेरिकन ऑप्शंस। और यहाँ बोल रहे हैं अमेरिकन ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑब्लिगेशन बेस्ड हैं और यूरोपियन ऑप्शंस राइट बेस्ड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास में एक्सपायरी डेट क्या होती है। देखो, एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा तो कॉल ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है, राइट टू बाय दे रहा है। अब यहाँ पर राइट टू बाय मुझे किसी पर्टिकुलर डेट, लेटर से मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि ऑप्शन जो है वो मुझे एक्सरसाइज कब करना है, आज से 3 महीने के बाद करना है, ठीक है। तो अगर मुझे आज से 3 महीने के बाद करना है, मीनिंग मुझे फरवरी में करना है। तो अगर मुझे फरवरी में इसे यूज करना होगा तो फरवरी में मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट लूंगी, लेटर से 20 फरवरी हमने डेट ले लिया, तो ये मेरे लिए एक्सपायरी डेट हो गया, ठीक है। अब 20 फरवरी के बाद में ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये रेलेवेंट नहीं रहेगा, फिर मैं कॉल ऑप्शन को यूज नहीं कर सकती, उसके बाद में ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपायर कर जाएगा। अब अमेरिकन ऑप्शन कहता है कि एक्सपायरी डेट या उससे पहले किसी भी दिन आप इस ऑप्शन को यूज कर सकती हो, कॉल को भी या फिर पुट जो भी आपने लिया है। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन ऐसा नहीं कहता। यूरोपियन ऑप्शन क्या कहता है, वो कहता है केवल और केवल एक्सपायरी डेट में ही आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होल्डर हैं वो अमेरिकन ऑप्शन को किसी भी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरेशन डेट में, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रीमियम को हायर करती है, जबकि यूरोपियन ऑप्शन में इसको केवल और केवल मैच्योरिटी या एक्सपायरेशन डेट में ही एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं रिवोकेबल एलसी है और इररिवोकेबल एलसी है, तो दोनों में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनको बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है। सबसे पहले एक रिवोकेबल एलसी जो है उसमें कंफर्मेशन चाहिए, जबकि इररिवोकेबल में नहीं चाहिए। रिवोकेबल एलसी अमेंड या कैंसिल की जा सकती है बाय द इशूइंग बैंक at any moment without prior notice to the beneficiary, जबकि जो irrevocable LC है इसमें कंसेंट चाहिए सभी पार्टीज का।
यूसीपी 600 डिफॉल्ट यहाँ पर कर रही है रिवोकेबल एलसी इफ द टाइप इज नॉट स्पेसिफाइड। इररिवोकेबल एलसी रिस्की है फॉर द एक्सपोर्टर। तो ये बोल रहे कि इररिवोकेबल एलसी जो है वो रिस्की है। अब आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट दो तरह के हो गए, रिवोकेबल और इररिवोकेबल। अब हमारे पास में यहाँ पर जो चल रहे हैं, ठीक है, वो इररिवोकेबल टाइप चलते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है कि आप इनको मॉडिफाई और स्पेशली कैंसिल कभी भी नहीं कर सकते अनलेस कि जो दोनों पार्टीज थी वो अग्री कर जाए। ठीक है, तो अगर एक एलसी बना तो वो बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, इररिवोकेबल होगा। रिवोकेबल या इररिवोकेबल का मतलब क्या है, कैंसिलेबल। रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसिलेबल, तो इररिवोकेबल हमारा कैंसिलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में रिवोकेबल एलसी जो है उसे कोई भी कैंसिल कर सकता है, इशूइंग बैंक, किसी भी प्रायर मूवमेंट पर बिना नोटिस के। लेकिन इररिवोकेबल में ऐसा नहीं होगा, सभी पार्टीज का कंसेंट हमें चाहिए होगा। ओके, अच्छा, यूपीसीपी 600 जो है ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई भी आपका एलसी आएगा तो वो हमारा इररिवोकेबल ही माना जाएगा। ठीक है, तो रिवोकेबल एलसी कैंसिल किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है इशूइंग बैंक के द्वारा बिना किसी नोटिस के बेनिफिशियरी को। लेकिन इररिवोकेबल नोटिस में यहाँ पर एक फर्म जो है वो एक अंडरटेकिंग देगी और इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। इशूइंग बैंक कौन सा होता है, इशूइंग बैंक होता है वो बैंक जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया है ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। मीनिंग जो गारंटी दी गई है वो किसने दी है, वो गारंटी यहाँ पर कस्टमर ने दी होती है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा बेसिक से समझना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल ए की क्लासेस पहले देख लेना, उसके बाद में मॉड्यूल बी सी डी और प्रीवियस ईयर साथ में करते हुए जाना, वहां मैं ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे रिविजन के लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डायमंड डॉलर अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा एक करेक्ट फीचर है। कोई भी एक्सपोर्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का है वो एक डीडीए खोल सकते हैं। फर्म्स या कंपनीज अगर वो डील कर रही हैं इन द परचेज और सेल ऑफ रफ और कट एंड पॉलिश डायमंड्स विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2 years एंड एन एनुअल एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 crores और अबव कैन ओपन डीडीए। मैक्सिमम 10 डीडीए यहाँ पर मेंटेन किए जा सकते हैं या फंड जो है वो कन्वर्ट किए जाएंगे रुपीज में। तो अब आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर डीडीए जो है वो क्यों खोला जा रहा है, ताकि हम परचेज करें या सेल कर पाए रफ और कट डायमंड्स की भी और पॉलिश डायमंड्स की भी। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 2 साल का और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो इनका 3 करोड़ या इससे ज्यादा का होना चाहिए। साथ में मैक्सिमम केवल 5 डीडीए ही खोले जा सकते हैं, 5 अलग अलग कंट्रीज के साथ में हमने खोल लिए। और एक एलिजिबल एक्सपोर्टर जो हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हैं और एक्सचेंज रिस्क को कम कर सकते हैं। तो कौन कौन खोल सकता है, कोई भी यहाँ पर बिजनेसमैन जो कि रफ, पॉलिश्ड या फिर डायमंड स्टडीड ज्वेलरीज में डील करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू FEMA regulations, what is the standard time period within which the full value of goods exported from India must be realized and repatriated to India? तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास में टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, जिसमें कि जो हमने गुड्स एक्सपोर्ट करी हैं, हमने गुड्स अगर एक्सपोर्ट की हैं वो हमें यहाँ पर बिल्स रियलाइज करने हैं। रियलाइज करने का मतलब हुआ कि कैश में रिसीव करने हैं और रिपार्टिएट करने हैं इंडिया को। देखो, यूजुअली ये 9 months है, ठीक है, बट अभी यूएस ने क्या करा, टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि ये जो टाइम पीरियड है ये 15 महीने कर दिया गया है। तो अगर आपको टाइम पीरियड ऐसा दिया जाए कि अगर आपसे बोला जाए अक्टूबर तक का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो अक्टूबर तक तो ये 9 महीने था, लेकिन नवंबर में जो हाल फिलहाल में गाइडलाइंस आई हैं वहां इसको बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया है। तो ये छोटा सा चेंज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर को ध्यान से मार्क करके आना। ओके, इतना समझ में आ गया? तो आंसर देख लेना, अगर 15 महीने दे रखा है आपसे क्या बोला गया है, क्योंकि पहले जो वेयर हाउसेस एस्टैब्लिश किए गए थे अब्रॉड उसके लिए 15 महीने था, अदरवाइज 9 महीने का टाइम था। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी जो गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट आई हैं यूएस टैरिफ्स की वजह से और एक्सपोर्ट्स हमारे गिर रहे हैं उसकी वजह से, तो इस टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। 14th क्वेश्चन है, ऑन 1 नवंबर 2025 सैटरडे एक डील स्टक हुई थी। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन इसी तरह का था, बस थोड़ा डेट्स वगैरह अलग थी। तो इफ द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन 4 नवंबर 2025 assuming no holidays in between other than Sunday, what type of deal it is? 1 नवंबर को हुई थी डील, सेटलमेंट हुआ है 4 नवंबर को, ठीक है, ऐसा मानकर चलो 3 नवंबर को हुआ अगर, ठीक है, क्योंकि एक दिन तो हॉलीडे हो गया। तो अब अगर डील की डेट हमारी टी है तो कैश रेडी सेटलमेंट हमारा ऑन मंडे होगा। इसके अलावा अगर टर्म सेटलमेंट है तो वो T+1 में होगा और स्पॉट सेटलमेंट है तो वो T+2 डेज में होगा। बैंक ए ने बोला कि मैं डॉलर्स खरीदूंगा बैंक बी से ऑन मंडे, ठीक है, सैटरडे में हमारी बात हुई है, मंडे को उन्होंने खरीदने की बात की है, फंड्स जो है वो एक्सचेंज किए गए हैं वेडनेसडे को। तो ओवरऑल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये कैश डील है, टर्म डील है, स्पॉट है या फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमारे पास में जो डील हुई है वो कब हुई है, वो हुई है आपकी सैटरडे को, सैटरडे, संडे में हम चलो हटा देते हैं, फिर मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे को हुई है सेटलमेंट पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर T+2 डेज आपके लग गए, T+2 डेज आपके लग गए, तब आपका सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सेटलमेंट सेकेंड वर्किंग डे में हो रहा है फॉलोइंग द डेट ऑफ डील, तो ये हमारा स्पॉट के अंडर आ जाएगा। एंड एनी डे आफ्टर, देखो होता क्या है, हमारे पास वैल्यू डेट्स होती हैं, वैल्यू डेट्स में अगर मैं बोलूंगी यहाँ पर रेडी या कैश मीनिंग ऑन द सेम डे, अगर मैं बोलूंगी टर्म तो मीनिंग जो भी हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, अगर मैं बोलूंगी स्पॉट तो यहाँ पर सेकंड हमारा जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, और फॉरवर्ड होता है एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, ओके। अगर मैं बोलूं स्पॉट रेट, ये तो थी डेट्स, अगर मैं बोलूं स्पॉट रेट तो क्या होगा, जो रेट आज चल रहा है, टुडे जो भी रेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाज़ेल 2 स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क, इसके अंडर एस्क्रो अकाउंट्स और कॉर्पोरेट एजेंसी एक्टिविटीज जो हैं वो किस बिजनेस लाइन के अंडर आती हैं, रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, एजेंसी सर्विस और पेमेंट एंड सेटलमेंट। देखो हमारे पास में हर यहाँ पर बैंक के लिए, बैंक के जो बिजनेस है उनको 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड किया गया है। अब उन 8 बिजनेस लाइन में ये बोल रहे हैं कि अगर एस्क्रो अकाउंट खोले गए हैं या फिर कॉर्पोरेट एजेंसी एक्टिविटीज शुरू की गई हैं तो वो किसके अंडर आएगा, वो आता है आपका यहाँ पर एजेंसी सर्विसेज के अंडर। तो कस्टडी, कॉर्पोरेट एजेंसी, कॉर्पोरेट ट्रस्ट और एस्क्रो सर्विसेज आपकी एजेंसी सर्विसेज में आती हैं और बीटा फैक्टर यहाँ पर 15% है। इन 8 एजेंसीज के बारे में मैंने आपको केस स्टडीज प्लस न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाया था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा दो, लेकिन उन क्लासेस को जरूर से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, कौन सी परफॉर्मेंस मैट्रिक है जो कि सुपीरियर मानी जाती है ताकि हम इवेलुएट करें प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट बिजनेस लाइंस की इन अ बैंक, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द रिस्क कैपिटल अलोकेटेड टू दैट स्पेसिफिक लाइन। तो हमें ये बताना है कि कौन सी वाली बेस्ट रहेगी हमारे लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक, जब हमें ये देखना है कि हमारे अलग अलग बिजनेसेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और यहाँ पर हमें ये भी जानना है कि जो हमारा रिस्क कैपिटल है वो कितना है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर सी हो जाएगा। रिटर्न यहाँ पर जो होते हैं हमारे पास में RAROC के अंडर, उसमें हम ये देखते हैं कि रिस्क कैपिटल जो था उसको हमने कितने अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है। तो हम रिस्कियर बिजनेस लाइंस को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो फॉल्सली प्रॉफिटेबल ना दिखे, ठीक है। ROE या ROE में हम केवल और केवल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को लेकर चलते हैं, ये रिस्क को अपने साथ कंसीडर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताएगा। पहला बोल रहे हैं मैकॉले ड्यूरेशन इनटू 1 प्लस यील्ड, दूसरा बोल रही है मैकॉलेज ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस यील्ड अपॉन के, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कूपन पेमेंट्स आपको कितने उससे मिलनी है, ठीक है, एनुअल मिलनी है, कैसे मिलनी है। तीसरा बोल रहे हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन यील्ड अपॉन मैकॉले ड्यूरेशन, या फिर मैकॉले ड्यूरेशन इज इक्वल टू जो भी प्राइस है इनटू यील्ड अपॉन टाइम।
तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका फॉर्मूला आपका बी हो जाता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ड्यूरेशन निकालते हैं, मैकॉलेज ड्यूरेशन। मैकॉलेज ड्यूरेशन कैसे निकल रहा था? समेशन निकाल रहे थे, जो भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैश फ्लोज की थी इनटू टी, फिर समेशन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हमारे कैश फ्लोज का जो था उससे डिवाइड कर रहे थे। मैंने ये भी केस स्टडी आपको कराई हुई है। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के लिए ये जो मैकॉलेज ड्यूरेशन हमने निकाला है इसको 1 प्लस यील्ड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और अगर ये एनुअल की जगह कुछ और होती है तो अपॉन कर देते हैं, नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स पर ईयर से निकालेंगे। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जो बाज़ेल 3 फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करा इंडिया में, तो व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल एंड टोटल टियर 1 कैपिटल, एक्सक्लूड करेंगे कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो इंडिया में CET1 आपके पास कितना होना चाहिए और टोटल टियर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए? अब ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि टेबल अच्छे से याद कर लेना। 4.5, 6, 5.5, 7, 8%, 9%, 5.5 और 9%। तो बताओ कितना होना चाहिए? 9% तो हमारे पास टोटल वाला था। CET1 हमारे पास 5.5% था, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल टियर 1 बॉन्ड हमारे पास 2.5 था, सॉरी 1.5 था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर 9% आ जाता है टोटल कैपिटल, दैट इज टियर 1 प्लस टियर 2। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपिटल में क्या आएगा? टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल, जो कि हमें आरबीआई ने 9% बोला है और बाज़ेल कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो 8% की दी गई है। ओके, तो ये आरबीआई के नॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद रखना है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर हमारे पास में 2.5% होना चाहिए। टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या होगी? CET1, टियर 1 और करार रेशियोज हमें लेकर चलने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें CET1 5.5% लेकर चलना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर हमें 2.5% लेकर चलना होता है, टियर 1 कैपिटल टोटल हमारे पास 7% होना चाहिए। टोटल कैपिटल की बात करें तो ये हमारे पास 7% प्लस 2% दैट इज 9% होना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं। कैलकुलेट द बाइंग रेट ऑफ $500,000 एक्सपोर्ट बिल। स्पॉट रेट दे रखा है, स्पॉट रेट मतलब करंट रेट, प्रीमियम दे रखा है कितना लगेगा और एक्सचेंज मार्जिन कितनी लगेगी। सबसे पहले तो अगर एक्सपोर्ट बिल है, मीनिंग मुझे एक्सपोर्ट करना है अगर सामान यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास में पेमेंट आई होगी। अगर पेमेंट आई है एज एन एक्सपोर्टर मेरे पास में, तो मेरे पास डॉलर्स हैं, और अगर मेरे पास डॉलर्स हैं तो मैं क्या करूंगी? डॉलर्स को यहाँ पर खरीदूंगी। तो खरीदने के लिए अब ये मुझसे बोल रहे हैं कि स्पॉट रेट जो है वो हमारे पास 68.14 का है और प्रीमियम जो लग रहा है इस पर 0.45 का लग रहा है। मार्जिन हमें डिडक्ट करनी होती है। मार्जिन डिडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्जिन डिडक्ट करने के लिए हम 0.15% ऑफ हमारा जो भी फॉरवर्ड रेट आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मार्जिन निकाल लेते हैं। और हमसे यूजुअली बोला जाता है कि ये जो रेट है इसको हमें नियरेस्ट 25 पर राउंड ऑफ करना है, तो वो हमने कर लिया। और फिर टोटल हमारा बिल कितने का था? $5 लाख का था, तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया। मॉड्यूल ए की केस स्टडीज देखोगे तो यही वाली केस स्टडीज को बहुत डिटेल में और बहुत डिफिकल्ट लेवल की मैंने सॉल्व करवाई हैं, जाकर एक बार डेफिनेटली करके आना। बिना देखो मॉड्यूल ए की वो क्लास नहीं कर जाओगे, मिनिमम यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन आप मिस कर दोगे अगर वो मॉड्यूल ए की क्लास नहीं करते हो। मॉड्यूल बी की छोड़ देते हो, 15-15-20 हो जाती हैं। अपने हिसाब से देख लेना, आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो वो केस स्टडीज आपके लिए मस्ट हैं। और यूजुअली लोग वो सारी क्लासेस पेड क्लास में ही करवाते हैं, वो हमने आपको फ्री में यूट्यूब पर भी करवाई हैं। अगर आप एक यहाँ पर पेड स्टूडेंट के बैच नहीं हो तो भी आपको वो क्लासेस एक्सेसिबल हैं, तो प्लीज उनका फायदा उठाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Under the provision of Income Tax Act, Section 206C, regarding the liberalized remittance scheme, tax collected at source is applicable only if the aggregate remittance amount in a financial year exceeds कौन सा वाला threshold। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हमारे पास में एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है। वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हमारे पास कब लगेगा? अगर हमारा कितना अमाउंट है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड हमारी क्रॉस हो जाती है, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख। तो यहाँ पर आपके पास में जब ये क्वेश्चन आया तब तक आंसर 7 लाख था।
ठीक। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस और देख लो जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर एजुकेशन है तो टीसीएस अब नील लग रहा है। अगर एजुकेशन यहाँ पर आपने किसी लोन से ली है, अगर सेल्फ फंडेड है या लोन हमने किसी नॉन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ली है और मेडिकल ट्रीटमेंट है तो 5% लगेगा अगर अमाउंट 10 लाख से एक्सीड कर गई है। ओवरसीज है तो टूर पैकेज यहाँ पर 5% का टीसीएस लगेगा 10 लाख तक, 20% लगेगा अगर 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है। अदर पर्पसेस में 20% टीसीएस लगता है 10 लाख से ज्यादा अमाउंट होने पर। तो टीसीएस यहाँ पर जो रेमिटेंसेस हमने बैंक्स के थ्रू, डेबिट कार्ड्स या फिर फॉरेक्स कार्ड्स के थ्रू किए हैं उस पर लगता है। और रीसेंट बजट अपडेट में पेमेंट्स अगर हमने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू की हैं, टेम्पररी हैं, ठीक है, उनको हम एलआरएस में नहीं काउंट करेंगे और एग्जाम्पशन मिल जाता है टीसीएस के अंडर। तो टीसीएस एक एडिशनल टैक्स नहीं है, ये एक एडवांस टैक्स है जो कि आप क्लेम कर सकते हो जब आप यहाँ पर अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी फाइल करने आईटीआर के पोर्टल पर जाओगे। नेक्स्ट जाते हैं। In context of foreign exchange markets, if a currency transaction is agreed upon today, but the settlement takes place on second working day, the rate is known as cash rate, term rate, spot rate या फिर forward rate। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमने सेकेंड वर्किंग डे में अपना जो सेटलमेंट था वो किया, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका सेकेंड वर्किंग डे में हो रहा है T+2 डेज में, तो वो आपका स्पॉट कहलाएगा। नेक्स्ट जाते हैं। मिस्टर डी प्लान कर रहे हैं कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जाएंगे अब्रॉड। अब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट आरबीआई गाइडलाइंस ये बोल रही है कि भाई कुछ एप्लीकेबल मैक्सिमम लिमिट है जिसके अंडर आप परचेज कर सकते हो फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स पर विजिट। तो वो आपकी लिमिट कितनी है? आप कितना यहाँ पर फॉरेन करेंसी को एक बार में खरीद सकते हो? 1000, 2000, 3000 या $5000। तो इसका आंसर हो जाता है $3000। ट्रैवलर्स अगर फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर कैरी करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश तो वो केवल $3000 तक ले जा सकते हैं। बैलेंस उनको ट्रैवल कार्ड से ट्रैवलर्स चेक में लेकर जाना होगा। अगर ट्रैवल आप इराक या लीबिया में कर रहे हो तो ये लिमिट $5000 की है। अगर रशिया या ईरान में जा रहे हो तो एंटायर अमाउंट जो है उसको कैश में ले जा सकते हो। यहाँ पर हमसे क्योंकि मॉस्को रशिया के बारे में पूछा गया था, लेकिन बोला तो ये गया कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास पर्सन है, देखो इसमें ना आपका प्लानिंग जो की गई थी ट्रिप की, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो मॉस्को का आया था। तो अगर आप मॉस्को जा रहे हो तो फिर तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कितना भी अमाउंट लेकर जा रहे हो, लेकिन आपके पास करंट आरबीआई गाइडलाइंस पूछी गई थी जनरली जो एप्लीकेबल है, तो उसमें $3000 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक एनआरआई है जो कि फंड्स होल्ड करते हैं फॉरेन करेंसी में और विश कर रहे हैं कि वो डिपॉजिट करें उनको किसी इंडियन बैंक में, while completely avoiding exchange rate fluctuation risk, what type of account is most suitable? यहाँ पर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास फॉरेन करेंसी में ही उनके फंड्स रहें लेकिन किसी इंडियन बैंक में रहें, और यहाँ पर कन्वर्जन वो करना नहीं चाहते। तो फ्लक्चुएशन जो हमारे एक्सचेंज रेट में होती हैं उनसे भी वो बचना चाहते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा अकाउंट उन्हें खोलना चाहिए, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर या फिर आरएफसी। तो यहाँ पर बेस्ट कौन सा रहेगा? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट रहेगा, जिसमें कि इनको यहाँ पर केवल टर्म डिपॉजिट अलाउड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो रीपेमेंट है वो भी फॉरेन करेंसी में अलाउड होती है। तो डिपॉजिट ऑफ फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। एनआरई और एनआरओ कैसे होते हैं? रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं। तो अगर आप डिपॉजिट डॉलर्स भी करोगे तो भी उनको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो एक्सचेंज रिस्क आपको देखने के लिए मिलेगा। आरएफसी में क्या है, आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है जिसमें आपको बैलेंस को रिपार्टिएट करना है। मिस्टर एस एक एनआरआई है और एक हाउसिंग लोन इन्होंने लिया है इंडिया में। पूछे कौन सा सोर्स यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं ताकि ईएमआई जो है इस लोन के लिए वो रीपे कर पाए। तो हाउसिंग लोन इन्होंने कहाँ लिया है? इंडिया में लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सोर्स जो है वो इन्हें यूज करना है। डायरेक्ट इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, डेबिट टू हिज एनआरई अकाउंट, डेबिट टू हिज एनआरओ अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। तो हाउसिंग लोन कहाँ लिया है? इंडिया में लिया है, ठीक है। तो ईएमआई पे करने के लिए वो कोई से भी अकाउंट यूज कर सकते हैं। इनवर्ड रेमिटेंसेस अगर आपको
करने हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मीनिंग अगर आप यूएस में या लंदन में या फिर आप कहीं और दूसरी कंट्री में रह रहे हो या किसी फॉरेन सिटी में रह रहे हो और आपको इंडिया में पैसा भेजना है तो वो कहलाएगा इनवर्ड रेमिटेंस। अगर इंडिया से पैसा बाहर भेजना है तो आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाता है पहली चीज। दूसरा, अगर रीपेमेंट करनी है तो आप डेबिट कर सकते हो एनआरई अकाउंट में भी, एनआरओ अकाउंट्स में भी, जो कि यहाँ पर फंड्स जनरली आपके नॉन रिपार्टिएबल है, लेकिन पेमेंट तो आपको इंडिया में ही आपने लोन लिया तो इंडिया में ही करोगे तो वो आपको अलाउड है। आर्टिकल 14 यूसीपी 600 का पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या मैक्सिमम टाइम अलाउ किया गया है फॉर एन इशूइंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक to examine presented documents and determine if they are complying। तो देखो, जब यहाँ पर पेमेंट का टाइम आता है तो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पेमेंट की जाती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स पास करने का एक टाइम होता है। यूजुअली ये काम कौन करता है? यहाँ पर नॉमिनेटेड कंफर्मिंग या नेगोशिएशन बैंक करता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंफर्म अगर आपको करनी है तो कितने दिन के अंदर करनी है? 3, 5 कैलेंडर डेज, 5 बैंकिंग डेज, 7 बैंकिंग डेज। कैलेंडर और बैंकिंग डेज के बीच में क्या डिफरेंस हो गया? बैंकिंग डेज में आप केवल वर्किंग डेज लेकर चल रहे हो, कैलेंडर डे में आप नॉन वर्किंग डे या हॉलीडेज भी लेकर चल रहे हो। तो ये 5 बैंकिंग डेज के अंडर करना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड है ये कर्टेल नहीं किया जाएगा अगर लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर कर गया एग्जामिनेशन पीरियड के अंडर तो भी। एक लेटर ऑफ क्रेडिट था जो कि एक्सपायर कर गया संडे को, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे बैंक बंद था क्योंकि एक हरिकेन यहाँ पर आ गया था, तो फोर्स मेजर वाले सिचुएशन बना। अब यूसीपी 600 का आर्टिकल 36 जो है उसके अकॉर्डिंग बैंक की क्या लाइबिलिटी है रिगार्डिंग द एक्सपायर्ड एलसी। अब एक्सपायरी डेट जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर जाएगी ट्यूसडे को, थर्सडे को। बैंक ऑनर करेगा डॉक्यूमेंट्स को क्योंकि डिले जो था वो एक्ट ऑफ गॉड था। बैंक अज्यूम करेगा कि कोई लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं है फॉर कॉन्सिक्वेंसेस जो कि यहाँ पर इंटरप्शन हो रहा है बिजनेस का बाय एक्ट ऑफ गॉड। या फिर बैंक जो है वो रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेंट को कि एक्सटेंड कर दो एलसी को। तो क्या होगा यहाँ पर? बैंक कोई भी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करता है यहाँ पर फॉर कॉन्सिक्वेंसेस अगर इंटरप्शन हुआ बिजनेस का बाय एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन अगर स्टैंडर्ड हॉलीडेज हैं जहां पर एक्सपायरी जो है वो हमारी एक्सटेंड की जाती है नेक्स्ट वर्किंग डे में। अब संडे क्या था? संडे एक छुट्टी का दिन था, तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं कि मंडे को इसको एक्सटेंड कर दें। अब ड्यूरिंग अ फोर्स मेजर इवेंट यूजुअली रिजल्ट्स इन क्रेडिट एक्सपायरिंग बिना बैंक के यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन के, अनलेस द क्रेडिट स्पेसिफिकली स्टेट्स अदरवाइज। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में ये बात एक्सप्लिसिटली लिखी हुई थी कि अगर कोई यहाँ पर फोर्स मेजर का सिचुएशन आ जाता है तो बैंक को पेमेंट्स या फिर बैंक को यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना होगा लेटर ऑफ क्रेडिट को लेटर डेट पर, अगर वो चीज मेंशन्ड है तो बात अलग है, अदरवाइज बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी ऑफर की जाती है बाय ईसीजीसी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी का ये एक वेरिएशन है जो कि कुछ लार्ज एक्सपोर्टर्स को ही फायदा देते हैं। अगर आपको एलिजिबल होना है तो एक्सपोर्टर को एक प्रीमियम पे करना होगा जो कि यहाँ पर एनम इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, 5, 10, 20 या 50 लाख। तो इसका आंसर 10 लाख रुपीज, सॉरी 20 लाख रुपीज हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी जो है वो लार्ज एक्सपोर्टर्स के लिए होती है और यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? ओके गाइस, है ना 10 लाख ही होगा, 20 लाख नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर गलत दे रखा है, इसमें ये आंसर आपका 10 लाख ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा का आपका जो है क्या प्रीमियम जो है वो 10 लाख से कम नहीं पेबल होता है। किसमें? एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में, जहाँ पर लार्ज एक्सपोर्टर्स के लिए होता है और यहाँ पर कुछ कंसेशन भी मिल जाता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर वो टर्नओवर जो है वो प्रोजेक्टेड बताते हैं। ठीक है, अब जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर ये बता रहे हैं, अगर हमारा टर्नओवर प्रोजेक्शन से ज्यादा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी के अंडर ईसीजीसी एक डिस्काउंट भी दे रही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर द करेंट ईसीबी फ्रेमवर्क व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन एलिजिबल कॉर्पोरेट एंटिटी कैन रेज पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर करेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग फ्रेमवर्क कितना अमाउंट एक एलिजिबल कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो रेज कर सकती है ऑटोमेटिक रूट के अंडर।
$100 million, 500, 750 या फिर 1 बिलियन। तो ये है आपका $750 million। तो एलिजिबल बोरोवर्स अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, ये यहाँ पर $750 million से भी बेसिकली $750 million तक अपना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज कर सकती हैं ऑटोमेटिक रूट में। इसके बाद में फिर आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होगा। ये बोल रहे हैं एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जो है वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दे रखा है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इम्पैक्ट यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स का। तो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के अंडर हम इसे यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला क्या रहता है एस्टिमेटेड रिस्क का, अंडर रूट क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, इम्पैक्ट क्या रहेगा इनटू 1 माइनस कंट्रोल। तो यहाँ पर कंट्रोल हमारा 40% का है, ठीक है, मतलब इम्पैक्ट इंटरनल कंट्रोल का हमें 40% रिस्क से बचा रहा है, 60% अभी भी हम रिस्क के अंडर हैं। तो 60% मतलब इसे 0.60 लिखेंगे। इम्पैक्ट यहाँ पर पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो 6 बोल रही है ये, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपकी 6 बोल रही है, तो इसको आप निकाल लोगे। वैसे एग्जाम में ना यहाँ पर इसको 5 देना चाहिए था, 5 होता है वेरी हाई रिस्क के लिए। अच्छा, ये जो आपका आंसर आया 4.65, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एस्टिमेटेड रिस्क है वो हाई टू वेरी हाई लेवल के अंडर आएगा, ठीक है। तो हाई होता है 4 स्कोर और 5 में होता है वेरी हाई, तो ये 4.65 है, तो हाई टू वेरी हाई के अंडर रेंज में आ जाता है। नेग्लिजिबल रिस्क होता है हमारे पास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में मीडियम रिस्क होता है, नेग्लिजिबल, लो रिस्क, हाई और वेरी हाई, ठीक है। ये हमारे पास रेटिंग होती है जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाज़ेल 3 नॉर्म, अगर कोई बैंक है जिसका कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 5.5% है, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल 1.5% है और कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% है, तो टोटल टीयर 1 कैपिटल रेशियो इंक्लूडिंग द बफर इनके पास कितना होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोले टोटल टीयर 1 कैपिटल रेशियो इंक्लूडिंग द बफर, तो बफर हमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास में ये 9.5% का हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Which method of calculating value at risk does not rely on assumptions that asset returns follow a normal distribution? ये बेल कर्व को यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। वैल्यू एट रिस्क क्या कहता है, वैल्यू एट रिस्क कहता है कि इन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने परसेंट कॉन्फिडेंस में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि हमें इतना मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा assumption वो फॉलो नहीं कर रहा, वेरिएंस, कोवेरिएंस, मॉन्टे कार्लो, हिस्टोरिकल या फिर पैरामेट्रिक। तो ये होगा आपका हिस्टोरिकल। क्यों, हिस्टोरिकल में तो हमारे पास पास्ट डेटा है ना जिसे हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल पास्ट डेटा यूज कर रहा है, assumptions की इसको जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रहा है, फैक्ट को इजीली कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि पुराना डेटा इसके पास है। वेरिएंस कोवेरिएंस में हम ये देखते हैं कि दो फैक्टर्स जो हैं आपस में कितने कोरिलेटेड हैं, जो कि यहाँ पर हेविली नॉर्मेलिटी अजम्पशन के ऊपर रिलाय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड में जब हमें कैपिटल चार्ज निकालना है जनरल मटेरियल मार्केट रिस्क के लिए फॉर बॉन्ड्स, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा, Macaulay duration into yield, modified duration into assumed change in yield, PVBP present value of हमारा जो भी बेसिस पॉइंट्स है into yield volatility या फिर convexity into change in price। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर हम कैपिटल चार्ज निकालेंगे, हम देखेंगे assumed changes हमारी yield में क्या है, ठीक है, इनटू यहाँ पर हमारे पास में जो भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन था और उससे हम इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का साइन लेकर चलते हैं क्योंकि यील्ड जो है वो बॉन्ड प्राइसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमें जो बॉन्ड प्राइसेस की सेंसिटिविटी है वो पता चल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक होल्ड कर रहा है पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हमारे डिक्रीज हो जाते हैं तो इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क पर, दैट इज रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर क्या होगा। अब हमारे पास में जब बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट्स के, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरे
तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, प्राइस तो बढ़ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो हमें यहाँ पर बॉन्ड से टाइमली कूपन पेमेंट्स मिल रही हैं और अगर बॉन्ड मान लो मैच्योर हो रहा है तो मैच्योरिटी के टाइम पर जो हमें प्रिंसिपल पेमेंट मिल रहा है वो हमें री इन्वेस्ट करना होगा कहीं पर, लेकिन अब इसे हम कम इंटरेस्ट रेट पर कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो डिक्रीज हो गया तो रिस्क बढ़ गया, लॉसेस बढ़ गए, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो था वो तो हमारा बढ़ गया, लेकिन जो प्राइस रिस्क था वो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, वो भी हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये पता है कि हमारे पास में अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्राइस जो है वो बढ़ सकती है, और जब हमारे पास में यहाँ पर रिस्क बढ़ता है तभी रिटर्न्स भी बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइसेस में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या यील्ड्स में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो बॉन्ड प्राइसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड्स जो है इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर रेट्स कम होंगे तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अगर रेट्स नीचे जाएंगे तो कूपन पेमेंट्स जो हमें रिसीव हो रही हैं वो री इन्वेस्ट होती हैं न्यू लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर, जो हमारे री इन्वेस्टमेंट रिस्क को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला रिस्क भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक बैंक है जो कि अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है ना, प्राइस रिस्क क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे नए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर नए बॉन्ड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करने गई तो वो भी तो मुझे कॉस्टली मिलेंगे, तो प्राइस रिस्क भी मेरा इसलिए बढ़ जाएगा। एक बैंक है जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टॉक कंपनी ए में होल्ड कर रहा है, अब इसे हमें पोटेंशियल डाउनसाइड से बचाना है जबकि हमें ओनरशिप रिटेन करनी है, तो बैंक को क्या करना चाहिए। बैंक के पास में क्या है, कंपनी के शेयर्स हैं कंपनी ए के। अब यहाँ पर इसको लग रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो गिर सकता है, तो ओनरशिप अभी रिटेन करनी है। बैंक क्या करेगा, बैंक यहाँ पर एक पुट ऑप्शन लेगा, एक कॉल ऑप्शन लेगा, या पुट ऑप्शन को बेचेगा या एंटर करेगा इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो देखो यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदा जाएगा। पुट ऑप्शन क्या कर रहा है, मुझे राइट टू सेल दे रहा है, जो भी हमने एक डिसाइड प्राइस किया है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इन केस स्टॉक के प्राइसेस गिर गए, लेट अस से स्टॉक था 100 रुपीज का, ठीक है, हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस रखा 150 का, स्पॉट प्राइस जब हम इसे यहाँ पर बेचने गए थे तब ये प्राइस जो है वो 90 रुपीज हो गया। तो हमारे पास पुट ऑप्शन था, तो हम यहाँ पर कौन से रेट पर इसे बेचेंगे, ये था मेरा बाइंग रेट, ये है मेरा यहाँ पर स्पॉट रेट जो करंट रेट चल रहा है, और स्ट्राइक रेट जो मैंने पुट ऑप्शन में डिसाइड किया वो 150 है। तो मैं 150 में इसे बेचूंगी, मैं क्यों बेचू लॉस में, राइट। तो यहाँ पर हमें जो पुट ऑप्शन है वो होल्डर को राइट दे रहा है कि वो यहाँ पर स्टॉक को सेल करें एक स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पर। तो अगर स्टॉक प्राइस क्रैश भी कर जाता है तो भी पुट ऑप्शन वैल्यू गेन करेगा, जो हमारे लॉसेस हैं उन्हें ऑफसेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक के पास लाइबिलिटी है जो कि लिंक्ड है इसके 182 डेज टी बिल रेट के साथ में, और ये फंड्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है किसी एसेट लिंक्ड टू 364 डे टी बिल रेट। अगर स्प्रेड यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, बैंक को किस तरह का रिस्क यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट बेंचमार्क से ये रिलेटेड है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक के पास यहाँ पर 182 डेज के लिए टी बिल रेट था जिसको वो यहाँ पर लाइबिलिटी में यूज कर रहा था। लेटर से कोई डिपॉजिट आया था, उस डिपॉजिट का पैसा इसने किसी लोन में दिया, लेटर से 364 डेज के टी बिल के साथ में। तो ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर ये अलग अलग बेंचमार्क के साथ में हमारे जो यहाँ पर रिटर्न्स हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो कौन सा रिस्क बैंक फेस करेगा, यील्ड कर्व, बेसिस रिस्क, ऑप्शन रिस्क, या फिर रिप्राइसिंग। तो ये होगा आपका बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क में क्या होता है, हमारे पास में जो बेंचमार्क रेट्स हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रेट्स हमारे जो होते हैं वो अलग अलग बेंचमार्क से एसोसिएटेड हैं, लाइबिलिटी अलग से और एसेट अलग से। तो यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज प्राइस किए जाते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स यूज कर 182 डेज का टी बिल, 364 डेज का, या फिर माइबोर वर्सेस टी बिल यूज कर रहे हैं। तो इवन इफ यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हमारे मूव करेंगे, जो रिलेशनशिप है इन दो स्पेसिफिक रेट्स में वो चेंज हो सकती है और एक लॉस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर गाइडलाइंस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये यहाँ पर 399 डेज की मैच्योरिटी के लिए होते हैं, सिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इशू किए जाते हैं फॉर अ मैच्योरिटी बिटवीन 7 days एंड 1 year, या फिर यूसांस बिल के फॉर्म में इनको इशू किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कोई भी ट्रिपल ए रेटेड कंपनी या इससे अच्छी बेटर रेटिंग वाली कंपनी यहाँ पर इन कमर्शियल पेपर्स को इशू करती है, और ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि 1 साल या उससे कम के लिए है। साथ में यहाँ पर इनमें बाई बैक अलाउड किया जाता है, और अगर इन्हें कोई इशू करेगा तो वो 5 लाख के कम से कम यहाँ पर 5 लाख रुपीस का मिनिमम होना चाहिए, और अदरवाइज 5 लाख के डिनोमिनेशन में, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इतना यहाँ पर अमाउंट होगा। 13 लाख, 11 लाख, 6 लाख, 7 लाख ये नहीं हो सकता, 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेन्योर मिनिमम 7 दिन का, मैक्सिमम 1 साल का होना चाहिए। सीपीज जो है वो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मीनिंग कोई कोलेट्रल इनके साथ अटैच नहीं होता, और ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन स्ट्रक्चरल इलिक्विडिटी, the net cumulative negative mismatches in the domestic and overseas structural liquidity statements for 8 to 14 days bucket should not exceed what percentage of cumulative cash outflows? क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी पर, तो जो नेट नेगेटिव मिसमैचेस आ रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में, जो डिफरेंस है, जो गैप आ रहा है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है क्यूमुलेटिव हमारा डोमेस्टिक और ओवरसीज स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट में 8 से 14 दिन वाली बकेट में, तो वो कितने परसेंटेज से हमारे क्यूमुलेटिव कैश आउटफ्लो के ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5, 10, 15 या 20? तो इसका आंसर यहाँ पर है आपका 15। ठीक है, 5-5% से ही बढ़ता चला जाता है, तो नेक्स्ट डे यहाँ पर 5% से ज्यादा का कैश आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, अगले दिन 10%, देन 15%, देन 20%। एक टीजर रेट हाउसिंग लोन है जो कि एक स्टैंडर्ड एसेट माना जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर सच लोन्स? 0.40, 1%, 2% या फिर 0.25? तो टीजर रेट हाउसिंग लोन्स के लिए ये आपकी जो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन है, मीनिंग ये परफॉर्मिंग एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रोविजनिंग करनी होगी 2% की। ठीक है, तो ये हमारा लगाया जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टीजर पीरियड है उसके टाइम पर लगाया जाएगा, बाद में रिवाइज कर इसे 0.40% कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है। यहाँ बोल रहे हैं एक बैंक है जिसके पास में इसके कैपिटल चार्जेस इसने कैलकुलेट किए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के लिए। अज्यूम करो कि बैंक यहाँ पर एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रहा है 9% का, तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यहाँ पर कितने होने चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक रिस्क के लिए इंडिविजुअली अपना रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें तीनों के लिए दे रखा है और करार हमारा 9% का है, तो हम तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, ऐड कर 9% से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 0.09 से इसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, refinancing obtained from SIDB shall be classified under which liability category? Borrowings, deposits, contingent liabilities या other liabilities and provisions? तो अगर हमने refinance करा है यहाँ पर, मीनिंग कि यहाँ पर सिडबी ने हमें कुछ लोन दिया और वो लोन हमने सिडबी से लेकर एज अ बैंक किसी एमएसएमई को दे दिया, तो ये हो गया रीफाइनेंसिंग की, हमें यहाँ पर हमने एमएसएमई को फाइनेंसिंग की और हमारी फाइनेंसिंग सिडबी ने की, तो ये बोरोइंग्स के अंडर आता है, लेकिन इसको हम एनडीटीएल जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब नहीं लेकर चलते हैं, इससे ये एग्जाम्प्टेड रहता है। तो यहाँ पर फंड्स हमने बोरो करे फॉर ऑन लैंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है और इसी के लिए हम इसको बोरोइंग्स में लेकर जाते हैं ऑन बैलेंस शीट, ये कोई डिपॉजिट नहीं है और ना ही कोई ऑन ऑफ शीट बैलेंस है। ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजिल 3 जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट को इंप्रूव करना, बैंक की कैपिटल, लिक्विडिटी और लेवरेज को स्ट्रेंथन करना, माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करना या सीआरआर रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करना? तो फर्स्ट यहाँ पर ये बैंक की कैपिटल को, उसकी लिक्विडिटी को, उसकी सॉल्वेंसी को, उसके लेवरेज रेशियो को इंप्रूव करना चाहता है, तो हायर क्वालिटी कैपिटल की बात की इन्होंने CET1 की, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक बफर, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स और लेवरेज रेशियो की बात की है, ताकि बैंक की जो फ्रेजिलिटी है उसे हम यहाँ पर रिड्यूस कर पाए। ठीक है,
तो आपके पास एक तो होते हैं कोर इक्विटी टियर 1 कैपिटल जो CET1 हो गए। कंजर्वेशन बफर होता है कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो हमें बोला गया है फंड बचाने के लिए, उसके अलावा एक बफर और मेंटेन करके रखा जो हमें यहाँ पर रिस्की पीरियड से या फिर अगर कोई हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, एडवर्स सिनेरियो हो गया, तो उससे बचा पाए। और काउंटर साइक्लिक क्या होता है कि जब बैंक अपनी सबसे बेस्ट स्टेज में है, पीक पर चल रही है क्रेडिट के टर्म्स में, तो कुछ कैपिटल अपने पास सेव कर रखेगी, जिसको बैंक अब यूज कर सकती है जब वो अपने लोएस्ट डिप्रेशन फेज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट दैट कॉर्पोरेट्स नॉट होटल्स इन इंडिया कैन रेज अंडर ECB पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये $750 मिलियन आपका रहेगा। व्हाट इज द रेडी रेट? यहाँ पर रेडी रेट बताना है। तो ये बोल रहे बैंक ने यहाँ पर 60 डेज का एक्सपोर्ट बिल बेचा है, स्पॉट रेट आपका 83.200 है, फॉरवर्ड प्रीमियम 60 डेज का 0.20 लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना रेडी रेट बताना है। तो रेडी रेट आपका कितना होगा, जो करेंट रेट है, करेंट रेट आपका कितना था 83.20, राइट। और इसमें हमें एक प्रीमियम भी लगाना है, तो प्रीमियम हमारा जो है वो 0.20 का लग जाएगा, तो ये 83.40 हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 मंथ का फॉरवर्ड TT बाइंग रेट क्या होगा। अगर स्पॉट ये है, 4 मंथ का प्रीमियम यहाँ पर ये है और एक्सचेंज मार्जिन 0.5% है। ठीक है, क्योंकि बाइंग है तो देखो वैसे क्वेश्चन में ना आपको इस तरह से दिया होगा कि 83.2250 पॉइंट यहाँ पर आपके पास लेटर से 4500। तो बाइंग हम क्या करते हैं, एज अ बैंक लो पर बाय करते हैं, तो हमने 83.2500 लिया। फिर अगर यहाँ पर हमारे पास 4 महीने का प्रीमियम है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये मान लो आपका 0.36 ऐड हो गया और डिडक्ट करेंगे 0.5%, 15%, तो 0.15% ऑफ 83.2500। ओके, तो ये मार्जिन हमने डिडक्ट कर ली और फिर हम यहाँ पर इसको खरीदेंगे। आगे समझ में? तो यहाँ पर अगर आपके पास में एक्सपोर्ट बिल होता है या फिर इनवर्ड रेमिटेंसेस होते हैं, तो बैंक क्या करती है, डॉलर्स को यहाँ पर या फिर जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी को बाई करती है। अगर इंपोर्ट बिल है और आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं, तो फिर ये क्या करेगी, ये यहाँ पर फॉरेन करेंसी को सेल करेगी। अच्छा, जब सेल करती है बैंक तो हाई रेट पर करती है और जब खरीदती है तो लो पर खरीदती है। ओके, याद रखना इस चीज को। और मार्जिन डिडक्ट होती है अगर खरीद रही है और यहाँ पर ऐड हो जाती है अगर बेच रही है। मैंने बहुत अच्छे से केस स्टडीज करवाए हैं, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केस स्टडीज बस मोटा मोटा देख लो, जो एग्जाम के लिए आती हैं, रेलेवेंट हैं और जो बहुत ही मेहनत से मैंने करवाई है, उसको जाकर एक बार डेफिनेटली मॉड्यूल की क्लास में देख लेना। ओके, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगी, प्लस यहाँ पर एक रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए मर्ज क्लास प्रोवाइड करवाई है मैंने, वहां से भी वो आपको मिल सकती हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो 1 मंथ का फॉरवर्ड TT सेलिंग रेट इन्होंने बोला है कि अगर स्पॉट जो है वो 83.2800 है, 1 मंथ का प्रीमियम 0.11 है, एक्सचेंज मार्जिन 0.15% है, तो यहाँ पर अब आपको बताना है TT सेलिंग रेट क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो मार्जिन है, ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे कि मार्जिन है तो ऐड करो सेल करने में, ये मैंने आपको बता रखा है। अब स्पॉट रेट भी आपको कैसे दे रखा होगा, 83.2500 और 2800 है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बाई करने के लिए हम लो रेट लेंगे और यहाँ पर सेल करने के लिए हाई रेट लेंगे। तो हाई रेट हो गया आपका 83.2800, जिसमें 1 मंथ का प्रीमियम हमने ऐड कर लिया और मार्जिन जो है वो हमने ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये बोल रहे 3 मंथ का आपके पास में सेलिंग रेट होना चाहिए, वो बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर 3 मंथ का फॉरवर्ड सेलिंग रेट में हम क्या कर रहे हैं, जो मार्जिन है उन्हें डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेलिंग मार्जिन निकाली, फिर बिल मार्जिन हमने निकाली, और क्योंकि हमारे पास सेलिंग है तो सेलिंग में हमें ऐड करना होता है और बाइंग होती है तो जैसा मैंने बताया डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। एक स्वैप ट्रांजेक्शन है डॉलर INR में, तो ये बोल रहे हैं इट रेफर्स टू बाय स्पॉट, सेल फॉरवर्ड और वाइस वर्सा, कैश परचेज ओनली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इंटर बैंक आर्बिट्रेज। तो एक स्वैप ट्रांजेक्शन अगर हमें करना है तो उसका क्या मतलब होगा,
हमने स्पॉट पे बाई करा, फॉरवर्ड या वाइस वर्सा में बेच दिया, कैश परचेज कर रहे हैं केवल, या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंटर बैंक आर्बिट्रेज, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे स्पॉट को और सेल करेंगे फॉरवर्ड में, मीनिंग करेंट रेट पर बाई कर कर जो भी हमारे पास में फॉरवर्ड रेट है। फॉरेक्स एक्स स्वैप में हमारे पास दो साइमल्टेनियस ऑपोजिट ट्रांजेक्शंस होते हैं, मीनिंग पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सेम करेंसी पेयर चल रहा है जिनकी वैल्यू डेट्स अलग अलग हैं, तो बाई किया हमने स्पॉट और सेल करा हमने फॉरवर्ड, और सेल यहाँ पर करेंगे फिर हम स्पॉट को और बाई करेंगे फॉरवर्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशंस जो हैं वो हमारी रोल हो जाती हैं। कस्टमर चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं फॉरेन करेंसी में उसको रिटेन करें इंस्टेड ऑफ INR, तो कौन सा अकाउंट उन्हें यहाँ पर यूज करना है वो हमें सजेस्ट करना था, तो PCFC, EEFC, RFC या फिर NRI। तो यहाँ पर आपके पास में एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है जहां पर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अर्न करेंगे, यहाँ पर रिटेन करेंगे फॉरेन करेंसी रिसिप्ट्स को विद बैंक इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू INR। प्री शिपमेंट क्रेडिट अगर फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो ये क्रेडिट फैसिलिटी है। RFC और NRE जो हैं वो हमारे रेजिडेंट या NRI से रिलेटेड हैं। बाइंग द स्टॉक और राइटिंग अ पुट ऑप्शन हैज व्हिच कोरिलेशन, अगर मैंने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, और पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदा इसके साथ में, तो ये हाई पॉजिटिव है, हाई नेगेटिव है, लो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, कौन सा कोरिलेशन होगा। मीनिंग देखो, अगर यहाँ पर स्टॉक का प्राइस स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया, मैंने पुट ऑप्शन में लिया था 150, स्पॉट प्राइस चल रहा है 200, तो मैं पुट ऑप्शन यूज करूंगी या नहीं यूज करूंगी, मैं क्यों यूज करूं, 50 रुपए का क्यों लॉस करूं, ऑब्लिगेशन थोड़ी है बेचने की, तो मैं यहाँ पर स्पॉट रेट के साथ जाऊंगी। अगर स्पॉट रेट कम है और स्ट्राइक रेट ज्यादा है, स्पॉट रेट है 150, स्ट्राइक रेट है 200, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, स्ट्राइक रेट के साथ में जाऊंगी, राइट। तो हाई नेगेटिव है, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फ्लोटिंग रेट बेंचमार्क फॉर, यहाँ पर आपका ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, OIS क्या होता है, ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप, ये बोल रहे हैं कि वो क्या होगा, माइबोर, लाइबोर, सोफर या सोनिया, इंडिया का कौन सा है, माइबोर है, ठीक है। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लाइबोर जो है वो ऑफशोर है, अब तक फेज आउट हो चुका है, अब हम यहाँ पर ARR यूज करते हैं, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट, या फिर SOFR यूज कर रहे होते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, US के रेट से रिलेटेड है, ऑल्टरनेटिव है, ओके। तो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में हम यहाँ पर माइबोर यूज करते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं लोन रिव्यू मैकेनिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिव्यू करेंगे एग्रीकल्चरल NPS को, या फिर जो अर्ली डिटेक्शन की जा रही है वीकनेस हमारे लोन अकाउंट्स में, प्राइस फॉरेक्स प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देखेंगे कि भाई इनका फॉरेक्स प्रोडक्ट्स का क्या प्राइसिंग करना है, या कैपिटल एडिक्वेसी हमें एवेलुएट करनी है। तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्यों की जाती है, अर्ली डिटेक्शन हो पाए हमारे वीकनेस में लोन अकाउंट्स के, लोन तो हमने दे दिया लेकिन टाइमली हम चेक करते रहेंगे कि भाई जिसको लोन दिया है उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर तो नहीं रही है, यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि पेमेंट्स हमें टाइम पर नहीं मिल रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सब चीजें देखी जाती हैं। इंडिपेंडेंट पीरियोडिक रिव्यू होता है लोन अकाउंट्स का, ताकि डिटोरिएशन जल्द से जल्द पता चले और टाइमली करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। नेक्स्ट बोल रहे हैं एक्सपोजर्स, यहाँ पर अगर हमने काउंट करने हैं फॉर पार्टिसिपेटिव रिस्क इन फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन अमाउंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओनली, क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ काउंटर पार्टी प्लस पोटेंशियल एक्सपोजर, या फिर ओनली पोटेंशियल एक्सपोजर। तो हमारे पास में इन चारों में से क्या आता है, जब हमने एक्सपोजर केवल और केवल पार्टिसिपेटिव रिस्क के लिए रखा है फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये हमारा आता है क्रेडिट एक्सपोजर, काउंटर पार्टी का और पोटेंशियल एक्सपोजर। देखो OTC डेरिवेटिव्स कौन से हैं हमारे, ओवर द काउंटर, ये एक तरीके के इनफॉर्मल होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते नहीं है, कैसे होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं, कम से कम रूल इनके ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क हमारे साथ चलता है, साथ में यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एक्सपोजर रहेगा, तो हमारे पास में ये वोलेटिलिटी और टेनोर का पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क है, करंट रिप्लेसमेंट का भी हमें यहाँ पर दिक्कत है कि भाई काउंटर पार्टी ऐसा ना हो अपना जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से
इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज ना करे, तो ये हमारे पास में रिस्क इन्वॉल्व है। नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो अंडर बाजिल 3 आउट ऑफ 10 प्रिंसिपल्स 7 डील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपरविजन के साथ में। 10th प्रिंसिपल क्या है, ये एनएफएसआर नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अंडर बाजिल 3 आउट ऑफ 10 प्रिंसिपल्स 7 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन से रिलेटेड है। ये बोल रहे हैं जो 10th प्रिंसिपल है ये क्या है, कॉपरेशन विद लॉ एनफोर्समेंट, कंसोलिडेटेड सुपरविजन, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन या फिर डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। तो ये है आपका क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, होम होस्ट सुपरवाइजरी कॉर्पोरेशन, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव सुपरविजन हो रहा है इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स का। हाउ डू बैंक्स ट्रीट प्रीमियम या डिस्काउंट व्हेन फॉरवर्ड ऑप्शन पीरियड इज इन्वॉल्व्ड? यूज मिड पॉइंट ऑफ अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट, यूज फार डेट ओनली, यूज नियर डेट, अवॉइड प्रीमियम एंटायरली। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, केस स्टडीज कराई थी, आई थिंक सेकेंड डे में कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अगर फॉरवर्ड ऑप्शन यूज करना है तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पीरियड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बैंक एवरेज या मिड डेट लेकर चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास में जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो होना है लेटेस्ट से 16 सितंबर का, तो मैंने क्या करना है अगस्त तक का टाइम लेना है और फिर अगस्त से सितंबर के बीच में जो 15 सितंबर तक का रेट था वो लेकर चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरेज या मिड डेट लेकर चलते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट के लिए, रेदर देन कि हम यहाँ पर 31 अगस्त या 1 सितंबर का रेट लेकर चल रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जहां पर वेटेड इफेक्ट हमारे अक्रॉस द विंडो देखी जाती है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग फ्यूचर ऑप्शन हमारे पास कब होते हैं, जब हमें प्रॉपर डेट दे रखी है, जैसे 16 सितंबर ऐसा कुछ दे रखा है। अगर ऐसा बोल रखा है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका चलेगा यहाँ पर दिसंबर में, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम दिसंबर मंथ का प्रीमियम यूज कर रहे हैं सेलिंग के लिए और नवंबर का प्रीमियम आपका यूज कर जाएगा बाइंग के लिए। ये सब केस स्टडीज प्लीज मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लोग सॉल्व कर लेना, आप एक बार सॉल्व करोगे बहुत आपको हेल्प होगी एग्जाम में, ठीक है। फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैलेंस शीट ग्रोथ में, नॉर्म्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो यहाँ पर बैलेंस शीट ग्रोथ नॉर्म्स के लिए कैपिटल, लिक्विडिटी, लेवरेज, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, मार्केट शेयर ओनली या फॉरेक्स। तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट के लिए हम कैपिटल देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं और लेवरेज देखते हैं। लिक्विडिटी में हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो हमारे पास मिनिमम 100% का होना चाहिए, नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो अगेन हमारे पास मिनिमम 100% या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी में हमें करार नॉर्म्स देखने होते हैं, टीयर 1 कैपिटल कितना है, टीयर 2 कैपिटल, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूरी टेबल्स हमें यहाँ पर याद करनी होती हैं जो बाजिल की और आरबीआई की सुपरवाइजरी नॉर्म्स हैं। बैंक्स को यहाँ पर प्रोविजन बनाना होता है कंट्री रिस्क के लिए एट -% ऑफ देयर ग्लोबल फंडेड एक्सपोजर। तो उनका जो ग्लोबली फंडेड एक्सपोजर है उसमें उन्हें क्या करना है, कुछ प्रोविजनिंग करनी है। पूछ रहे हैं कितनी, 0.25, 1%, 0.40 या फिर 0.75। तो ये आपकी 0.40 प्रोविजनिंग रहती है फंडेड एक्सपोजर के लिए एज अ प्रूडेंशियल बफर। और ये कौन से उसके लिए, एसेट्स के लिए, परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या आएगा। ऑपरेशनल रिस्क कौन से होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में जो हम रिस्क फेस कर रहे हैं। तो फ्रॉड, हैकिंग या साइबर रिस्क, प्रोसेस फेलियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी आ जाते हैं हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय वेरी वेल ट्रेन्ड नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, सर्वर्स डाउन हो गए। एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है, मान लो फ्लड्स आ जाती हैं, कोई डिजास्टर आ जाता है, साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बाजिल 3 में नेट एनएसएफआर जो है वो किसके लिए स्टैंड करेगा। तो मैंने जैसे बताया नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ओके। तो यहाँ पर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितने अवेलेबल फंड्स हमारे पास हमें मिनिमम यहाँ पर मेंटेन करनी है और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग हमें कहाँ से मिल रही है ओवर 1 ईयर का होराइजन। तो ये हमें यहाँ पर पता करना होता है। रिक्वायर्ड स्टेबल फंड, अवेलेबल स्टेबल फंड्स।
इन इंडिया रेडी रेट आपका कौन सा होता है? स्पॉट रेट, टर्म रेट, वैल्यू रेट या फिर 7 डे रेट? देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास में क्या होता है, एक होता है वैल्यू डेट और एक होता है हमारा रेट। रेट जो स्पॉट रेट होता है वो होता है करेंट रेट, है ना, और वैल्यू डेट होता है हमारे पास में जैसे कि आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। तो रेडी रेट कौन सा होगा? जो आज का है रेट, तो स्पॉट रेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मॉड्यूल ए के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास मॉड्यूल ए के लिए 2 क्लासेस रखेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ पाए। सिमिलरली मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और डी जो है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मॉड्यूल ए और बी में से ही आपका 60+ मार्क्स का कंपोनेंट आ जाता है और सी एंड डी यहाँ पर हमें पास करने में जो छोटे छोटे एग्जाम के मार्क्स होते हैं ना वो ऐड कर देते हैं, तो उनको अच्छे से कर फिर फाइनल रिविजन मैराथन रखेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।